अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मद्दीन। बिलावल भुट्टो कोरोना वायरस का शिकार होकर क्वारंटीन हो गए, लेकिन साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में जलसा करवाने के लिए बजिद हैं। अवाम कोरोना और ऑपोजिशन के जलसों के दरमियान फंस गई। क्या पीडीएम कोरोना की शदीद लहर में भी लोगों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? और दूसरी जानिब जीबी के वजीर आला के लिए जेर गर्दिश नामों पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और स्टेट बैंक के एक्सपोर्टर्स के लिए फॉरेन अकाउंट्स में मजीद सहूलतों से मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा पैदा हो गया है। स्टेट बैंक की मेहरबानियां जिनके लिए असूल बनाए उन्हीं से तजावीजें मांग ली हैं। पाकिस्तान पहले ही फैटफ के दबाव में है, तो क्या स्टेट बैंक के फैसले से मजीद मुश्किलात हो सकती हैं? एक तरफ अरबों डॉलर्स के कर्जे लिए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिजनेसमैन को रास्ते फराहम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में बात करेंगे 35 साल बाद 51 हाथी की पाकिस्तान से कंबोडिया रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 29 नवंबर को उड़ान भरेगा मारूफ अमरीकी गुलकारा शर कावन की खातिर आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगी। कावन की कहानी भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आमिर साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को क्वारंटीना कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी कह रहे हैं कि मुल्तान में जलसा तो होगा। क्या हम ये प्रिडिक्ट कर लें कि ये सिर्फ अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आवाम को? जाहिर सियासत है, उन्होंने तो सियासत तो करनी है, वो ये घर पे जाके तो बैठ नहीं सकते। पर मैं समझता हूँ कि पीटीएम का सारा जो एक तसलसल था या एक जो टेम्पो बना था ना, कि ये डर हो गया था कि पता नहीं जो है ये गवर्नमेंट गिरा लेंगे और पता नहीं बहुत बड़ी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में आ जाएगी और यहाँ तक कि निज़ाम बदला जाएगा और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी गिरा लेंगे। तो वो जो डर है ना, वो खत्म हो गया, वो नहीं खत्म हो गया। और उसका सिलसिला शुरू हो गया था कि पहले ही हल्के फुल्के तजादात आ रहे थे कि किसी में कराची में मियाँ साहब की तकरीर नहीं दिखाई गई, किसी जगह दिखाई गई। फिर गिलगित का धचका लगा कि गिलगित में इतनी ज़्यादा हाइप बना दी गई थी कि उस दौरान में जो मर्जी कहते हैं कि जी वहाँ पे रिगिंग हुई नहीं हुई, मगर बहरहाल वो इलेक्शन हारे और अब जो सीटें आ रही हैं वो तो बुरी तरीके से ही वो हो गया भाई। तो गिलगित के बाद फिर पेशावर में जो है ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा नहीं था। और फिर जो आपस में लड़ाइयाँ जो थी, दरारें बहुत ज़्यादा नज़र आई कि पीटीएम की जो है उन्होंने अब अपने आप को ताल्लुक कर लिया क्योंकि उनके जेयूई वालों ने उनको नहीं घुसने दिया। फिर एएनपी का उनसे इख्तलाफ है, तो ये नेशनलिस्ट पार्टियों के इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं। और नून लीग का और पीपल्स पार्टी के भी हल्के फुल्के जो है ना कभी ऑन एंड ऑफ तल्लुकात रहते हैं। अब मुल्तान का जब आई है बारी, तो मुल्तान का गुजरावाले में पंजाब बेसिकली नून लीग की बेस तो पंजाब है, और मुल्तान क्योंकि पूरी साउथ जो है पंजाब आ जाता है और वो मुल्तान बिल्कुल सेंटर में डीजी खान से भी, बावलपुर से भी, मुजफ्फरगढ़ से भी, और नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी का भी ट्रेडिशनली जो है ये पूरी सीटें जो हैं उनकी रही हुई हैं। और क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान से हैं तो इसलिए वो सिर्फ ये नून लीग का इम्तिहान नहीं माना जा रहा। उन्होंने भी खुद भी ले लिया कि पीपल्स पार्टी का इम्तिहान ज़्यादा बना दिया है, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि मूसा गिलानी, कासिम गिलानी, उसके कासिम बाग के स्टेडियम के अली हैदर जो है, तो उनके चारों बच्चे जो हैं तो वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उससे लगता है कि ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। और साथ में जो है एक कोरोना फैक्टर आ गया कि कोरोना की बहरहाल एक सेकंड वेव आ गई है और लोग जिस तरह से लोग मर रहे हैं और एक खौफ वो भी है। और गवर्नमेंट भी थोड़ी सी शेर हो गई है। पहले जो था ना कि यार हम भी सारे कह रहे थे क्या होगा, ये ना रोकें, इनको होने दे, रोकने से लग रहा था वो है। तो अब गवर्नमेंट ने भी जब देखे ना ये थोड़े से बैकफुट पे गए हैं, तो उन्होंने भी सख्त के नहीं जी हम नहीं होने देंगे। कोरोना का एक फैक्टर है भी है, साथ में उसको पॉलिटिकली वो यूज़ भी कर रहे हैं कि जनाब ये हम नहीं होने देंगे। और वो लोगों की गिरफ्तारियां जो टिपिकल था, पिछले जलसों में उन्होंने गिरफ्तारियां वगैरह नहीं कर रहे थे, अभी जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सुना है मुल्तान में गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा सेटबैक ये आया है कि बिलावल भुट्टो को कोरोना हो गया
और वो जो है उसमें सिर्फ उस पे वीडियो लिंक पे तकरीर करेंगे। तो बहरहाल एक की स्टार जो उनके थे वो बिलावल भुट्टो थे, उनके ना जाने से फ़र्क पड़ेगा। और फिर मरियम बीबी जो हैं उनके भी बीच में आप देखिए ना कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती है, एक तजाद आ जाता है कि साथ में आज उनका एक बयान आया कि जी 29 तारीख को जो है ना मेडिकल के दाखिले हो रहे हैं और वो देखिए उनको ये इम्तिहान ले रहे हैं और कोरोना से खतरा लाक है उनको। सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स नहीं, घर पूरे। वो उन्होंने कहा जी स्टूडेंट्स को इम्तिहान ले रहे हैं तो देखिए उनको कोरोना आ जाएगा। तो अगर मेडिकल स्टूडेंट्स का इतना उनको फिक्र है तो वो जो वहां पे लाखों लोग बुला रहे हैं ये स्टेडियम के अंदर, और लाख कह लेंगे जो है पाकिस्तान में जनरली इम्प्लीमेंट करना कोरोना के SOPs को बड़ा मुश्किल है। और जलसे के अंदर तो किसी को समझाना कि जनाब मास्क पहने और सामाजिक फासला रखें ये नामुमकिन है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये इनका सारा जो ओवरऑल सियासत जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है PDM की। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि PTI को है कि इन्होंने इतनी हाइप बना दी है, और अगर ये इसको अपने लॉजिकल जितनी हाइप बना दी थी उसके करीब तरीन भी नहीं पहुंचते तो जो PTI अंडर प्रेशर थी और होना चाहिए था, क्योंकि उनसे गवर्नेंस और महंगाई के बड़े मसाइल थे और अवाम उन चीज़ों से बड़ी तंग थी। इसके बाद अगर ये नाकाम अपने बुरी तरीके से हो जाते हैं, जो कि अभी बजाय इसके कि पीक ऊपर जाती, ये पीक थोड़ी सी डाउनवर्ड जानी शुरू हो गई है, तो उससे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी और ज़्यादा शेयर होगी कि यार फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी महंगाई है तो सो व्हाट, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और जो है अपोजिशन भी ओवरऑल जो है मजीद कमज़ोर होगी इससे। जो ये मुकदमात चल रहे हैं और ये जो बाकी जो डील की तवक्को की जा रही थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और ज़्यादा शायद इसके बाद शिद्दत आ जाए इसमें कि ये मुश्किल वक्त से वो डरे हुए थे कि गुजराने के जलसे के बाद लग रहा था कि थोड़ा सा पीछे बैक फुट पे चली गई है गवर्नमेंट भी और एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो इसके बाद जो आपने अपना मैक्सिमम कर लिया तो कुछ भी नहीं निकला, बीच में से चूहा निकला, तो उसके बाद तो फिर ये मजीद शिद्दत आ सकती है इनके ऊपर ऑनस्लॉट की। क्लास साहब, आप आमिर साहब की इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि PDM की पोजीशन अब वीक हो चुकी है? इसमें खैर आमिर साहब का अपना एक व्यू है, उनका इस वक्त जो टाइमिंग है जैसे आमिर भी कह रहे थे, ये मेरा ख्याल है खुद अपने आप को ये PDM भी थोड़ा मुश्किल में डाल रही है। आपके पास बड़ा अच्छा टाइम था, मौका था कि आप 2-3 महीने का वक्फा ले लें। आपने प्रेशर दबाया, आपने आगे दबाव दिया, अच्छे जलसे किए, बड़े जलसे किए, इम्पैक्ट आया, तकरीरें आपने अपने थे जहाँ पे टारगेट करना था, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पहली दफ़ा हमने देखा घेरे में आई है और वो उस पर डिफेंसिव में किया। मेरा नहीं ख्याल 72 सालों में जो हशर इसका हो रहा है, इसका इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है। ये नहीं है कि तीनों चारों, बल्कि मुझे सम टाइम कोई लगता है कोई अच्छा स्टोरी, कोई टेलर हो, कोई ड्रामा लिखने वाला हो ना, मेरे जहन में आता है तो कहानी इस तरह की कहीं बनाई जाए कि जनाब आखिर पे आके इमरान खान साहब, गिलानी साहब, उसके बाद मरियम नवाज साहबा, फिर बिलावल और इमरान खान साहब जो है ना कोई ये सीक्रेटली तौर पर मिले हुए थे कि भाई साहब आप उधर से दबाव जरा दें, मैं जरा इधर से दबाव दे दूं, जरा ये जो आके एस्टेब्लिशमेंट हमें दबाती रही है ना पिछले 72 सालों में, तो लेट्स प्ले बॉल, वो जैसे कहते हैं ना, जरा थोड़ा खेल खेलते हैं। इससे बुरे हालात मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के कुछ पड़ा भी है, कुछ हमने देखा भी है। बिल्कुल मजबूर हो के वो कहते हैं किसी के साथ हाथ पांव बांध के मुंह पे उसके वो ला के उस पर पट्टी लगा के और बड़ा सारा पत्थर बांध के आप किसी को दरिया में फेंक देंगे, भाई सब तैर के दिखाओ। इस एस्टेब्लिशमेंट का तो वही हाल हुआ है कि ना बेचारे बोल सकते हैं ना बात कर सकते हैं। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है रोज आते जाते इंटरव्यूज में भी कहते हैं और तकरीरों में भी फरमाते हैं कि जनाब वो याद है हजरत उमर ने ये आके दौरान जंग में एक रात पहले उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को उन्होंने डिसमिस कर दिया था और उन्होंने चू नहीं की थी। ये सबको वो भी बता रहे होते हैं। प्लस टीवी इंटरव्यूज पे ये भी कह रहे होते हैं जनाब कि किसकी जरूरत थी कि मुझसे आके कोई इस्तीफा मांगता, कोई मुझसे मांगता, मैं डिसमिस ना कर देता। अब ये पैगाम आपके मेरे लिए तो नहीं है ना कि ना हम उस पोजीशन में बैठेंगे, हमें डिसमिस करेंगे, दूसरों को करेंगे। सो इमरान खान साहब पे क्योंकि जो दबाव था, बल्कि अगर मुझसे पूछें ये PDM बेसिकली इमरान खान साहब का भला करे, चलो इसको इस तरीके से देखते हैं। आप कह रहे हैं कि ये मिली भगत है। मैंने पहले कहा कि अगर मुझे कहानी लिखनी पड़ती, मुझे कोई हाउस ऑफ कार्ड्स टाइप कोई पाकिस्तानी हाउस ऑफ कार्ड्स लिखना पड़ता, तो अल्टीमेटली जो उसका पहला सीजन होता मैं यहीं पे खत्म करता कि आखिर पे ये डिस्क्लोज हो रहा है कि सारे मिले हुए हैं, इन्होंने बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को ठीक करने और फेंटी लगानी जो कि लग रही है, समझ आ रही सारी।
अब इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? इमरान खान साहब को हो रहा है। कैसे? बिल्कुल। ये बात अब कोई राज नहीं रही कि हमारे स्टैब्लिशमेंट के बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो बताते रहे हैं बाकायदा लोगों को कि भाई साहब कि इमरान खान साहब से हमारी बात हो गई, तय हो गया, और मुहर्रम के बाद बुज़दार साहब तो गए और उसके बाद नया बंदा चुनने के लिए वो तैयारियां भी शुरू हो गई। खान साहब ने भी कहा था चलें ठीक है जी, काफ़ी हो गया तो चुने। अब जो कुछ हो रहा है इस वक्त, तो एस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में है कोई इमरान खान साहब को जाके अपना वादा याद दिलाया कि एक्सीलेंसी कुछ 4 महीने पहले हमारे प्रोग्राम तय हुए थे और मैं तो तकरीरें करके लोगों को बता भी चुका हूं कि भाई साहब बुज़दार साहब इज ऑन हिज वे आउट, तो क्या करना है? तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब इस वक्त उनकी बात सुन लेंगे, मान लेंगे, या इतनी उनमें करेज है कि वो जाके इमरान खान साहब को कहें? इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की जरूरत है कि इमरान खान साहब उनको कवर दें, प्रोटेक्ट करें। इमरान खान साहब क्या मिट्टी और सुहाग कवर करें? वो उल्टा रोजाना हमें हजरत खालिद बिन वलीद की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे उनको डिसमिस किया गया था और किसकी जरूरत है। सो ये इमरान खान साहब के लिए दीज आर द बेस्ट ऑफ टाइम्स कि वो इसी तरीके से जलसे भी करते रहें। अब जो तकरीरें होती हैं, जो इल्जामात लगते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं। सो नवाज शरीफ साहब अगर मुझसे पूछें, वो इमरान खान साहब का भला कर रहे हैं कि इमरान खान साहब उस दबाव से निकले हुए हैं। उन पर पहले अगर था भी सही कि अपनी टीम में चेंजेस करें, लोगों को करें, वो नहीं करें। लिहाजा ये आप देखें, अब एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जरा हमारा पागलपन मुलाहिजा फरमाएं। पूरी दुनिया में डिबेट किस पे हो रही है कि हमने फाइजर से हमने वैक्सीन कब लेनी है, हमने कितनी लेनी है, चाइना से लेनी है, हमने उससे आपकी ऑक्सफोर्ड वाली लेनी है, हमने दर्जा हरारत कैसे मेंटेन करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, डिलीवरी कैसे होगी, लगेगी कैसे, कितने की आएगी, दाद दें हमारी इस मुल्क के अशराफिया को, सियासी को दाद दें। इमरान खान साहब से शुरू करें और पूरा का पूरा जो क्लाउड है, जैसे आज ये उन बेचारी मरियम साहबा की मुझे तो पढ़ के ट्वीट पढ़ के आंखों में रोना आ गया, उन्होंने मुझे चूहों का बच्चा हुआ खाना देते थे। अब उनको बेचारी को समझ नहीं आ रही कि मैं हमदर्दियां लेने के लिए लोगों की मैं किस एक्सटेंड पर जाऊं। मतलब एक हाथ देखें इनके, जैसे आमिर साहब आप भी कह रहे हैं, इनके तो घरों से खाने आते थे, किसको जरूरत है उसके सुपरिटेंडेंट की कि वो मरियम नवाज साहब का खाना रोके या इनको आके फ्रेश खाने ना दे। इस कौम को भी दाद दें 22 करोड़ लोगों को जो मरने पे तैयार हैं, जो रिस्क लेने पे तैयार हैं, मान रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है, लेकिन वो फिर भी इमरान खान साहब के जलसों में भी जाते हैं, वो वहां गिलानी साहब के जलसे में भी जाएंगे, वो बिलावल के भी जाएंगे और इनका भी सारे करेंगे। ऐसी कौम, ऐसे लोग इस वक्त इन हालात में आपको दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नजर नहीं आ रहा होगा जो हमारे यहाँ। सो पाकिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं। लास्टली ये चीज अब उन पर गिलानी साहब पे आते हैं। बड़े अरसे बाद गिलानी साहब को इतना बड़ा फोरम मिल रहा है, डिबेट हो रही है, बच्चा उनका पकड़ा गया, हैदर गिलानी, उसको अरेस्ट कर ले, उन पे पर्चा मुकदमा बड़ा उन्होंने डाला। पहले भैंस के मुकदमे होते थे ना, याद होगा, अब उन्होंने ताले का तो उन पे डाला है कि ताला चोरी, ताला नहीं, मुकदमा बड़ा ही है कि उन्होंने वहां पे एक चीज को सील कर दिया गया, सरकारी तौर पे सील कर दिया। वो सील को तोड़ के आप ताला जब खोलेंगे तो ये मुकदमा है, वो बना दिया गया कि जी 150 रुपए के ताले का नहीं है, वो गवर्नमेंट की एक सील है लगी हुई है, उसको आपने तोड़ा। मैं गाट भैंस भी किसी भाड़े के अंदर होती है, किसी रस्सी के साथ बंधी हुई होती है, वहीं से खोली जाती है, बाहर खेत में नहीं फिर रही होती, पकड़ी तो लेके। चोरी ऐसे होती है हमारे देहातों में। और जो नवाब कालाबाग के दौर में ये कल्चर है था कि सियासतदानों पे भैंस चोरी के मुकदमे बनाओ। सो ताला चोरी साहब, ताले को तोड़ना होगा, ताला किसी उसको दुकान को लगा हो या किसी स्टेडियम को लगा हो। बात तो है कि बहरहाल उनका बड़ा शो बन गया गिलानी साहब एंड कंपनी का, उनके बच्चों का भी बन के पहली दफा पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक बड़ा ब्रेक थ्रू देने की कोशिश की। अली हैदर साहब है वो जेल पहुंच गए हैं, वो थाने पहुंच गए हैं, मूसा साहब जो हैं वो आपको तकरीरें करते नजर आते हैं। सो गिलानी साहब के लिए तो बड़ा फोरम है इस वक्त कि पूरे मुल्क का मीडिया डिस्कशन कर रहा है, डिबेट कर रहे हैं। आप और मैंने, ये मेरा ख्याल 3 महीने होने वाले हमारे शो को, हमने कितनी दफा गिलानी साहब को डिस्कशन की है। अब हम उनका ये पहली दफा उनको लीड स्टोरी लेके बैठे। सो गिलानी साहब को सूट करता है, उनके बच्चों को भी करता है, उनकी पीपल्स पार्टी को भी करता है कि बड़े पैमाने पर ग्रैंड किस्म का एक वहां पे होना चाहिए, लोग आने चाहिए। बाकी कोरोना से कोई मरे जिए, वो बात वैसे नबील गबोल से लोग वैसे नाराज तो हो गए थे, कल आप भी थोड़े से उनसे माइंड कर गए थे। बात इतनी गलत भी नहीं कि उसने कहा लोग मरने के लिए आना चाहते हैं तो आप क्यों रोकना चाहते हैं? भाई इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत भी तो यही करती रही है। ये जुल्फी बुखारी साहब करके हैं, अली गंडापुर साहब करके हैं, ये आपके नहीं इमरान खान साहब ने किया है, मुराद सईद साहब ने किया है, फैसलाबाद में इन्होंने किया है, लाहौर में भी मेरा कल होना था, खैर वो नहीं हो सका, हाफजाबाद में किया है, गिलकत में किया है। तो ये हुकूमत किस मुंह से किसी को मना कर सकती है? तो नबील कबोल पे लोग नाराज हो गए। कबोल ने बात ठीक की है, उनको भाई साहब लोग मरने को तैयार है, अपने आप को इंजेक्ट करवाने को तैयार है, अपने को कोरोना लगवाने को तैयार है, तो आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? सो जनाब लोगों को मैसेज ना दें। लोग जाते हैं, अभी हमने देखा जलसों पे भी जाते हैं, वो जनाजों पे भी जाते हैं। और पाकिस्तानी कौम का जो वो है ना लास्ट उनका जो विजन है कि जो रात कब्र में आनी ना आमिर साहब, वो कोरोना से भी आ सकती है, वो वैसे भी किसी चीज़ से आ सकती है, बिल्कुल इससे फ्री फॉर ऑल सर।
ये फ्री कंट्री है, डेमोक्रेसी है, हुकूमत अगर जलसे कर सकती है ना सर, तो उसके बाद मेरा ख्याल पोजीशन को भी राइट है सर, उनको भी करने दे, खुला काम है, सारे कर रहे हैं सर। आमिर साहब, उनको आपको करने क्या दें। लग रहा है, अगर मुल्तान के साथ मैं जीबी को भी थोड़ा डिस्कस कर लूं, तो क्या लग रहा है आपको, कौन हो सकता है वहां का नया वजीर? वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना है करना, किसके, exactly, मगर वहाँ पे एक इशू आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वो होता है ना, कैंडिडेट्स अपने नाम थ्रो करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। तो फतेहुल्लाह खान साहब का नाम आ रहा है, और जो बैरिस्टर खालिद, प्रोड्यूसर साहब पूरा उनका नाम बता देंगे अभी, उनका नाम आ रहा है स्टोर से जो हैं। तो फतेहुल्लाह का वो ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि GB2 जो है ना, वो पहले ही उस पर इतनी लड़ाई हुई है, ये जो सारे गिलगित के अंदर मारकुटाइयाँ हो रही हैं, ये गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, वो उसी सीट के ऊपर है, और वो बड़ा थोड़े मार्जिन से जीते हैं, और उनके मार्जिन को भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी कंट्रोवर्शियल सीट के ऊपर बनाते हैं। दूसरा, उनके मुकाबले में कहा जा रहा है कि ये जो बैरिस्टर खालिद साहब अस्तोर से हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ना कि एक बैलेंस किया जाता है कि स्कर्दू से क्योंकि गवर्नर हैं, तो फिर गिलगित या ड्यामर से जो है ना, दूसरे डिवीजन से वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर होता है। तो स्कर्दू से पहले गवर्नर हैं, तो वो इसलिए गिलगित से या ड्यामर से है, तो स्टोर से तुक बनती है। और क्रेडेंशियल्स भी वो बैरिस्टर खालिद साहब के, उनके वालिद साहब भी जज थे, और वो सुलझे हुए आदमी हैं, उनका कह रहे हैं, और उन्हीं का नाम ज़्यादा चल रहा है कि बैरिस्टर खालिद साहब को शायद उनके चांस ज़्यादा, आपके नजदीक कौन हो सकता है? लग यही रहा है कि उनके चांसेस ज़्यादा है। एक बात आमिर साहब ने कही थी, मुझे याद है, इन्होंने कहा जनाब के वो 7 के 7 लोग जो है ना, आज़ाद जो है ना, वो भी PTI में से उनको चले शुमार जाएंगे। करें। हाँ। चले भी गए। 7 में से 6 मैंने कहा था चले गए थे, बाद में 6 का तो एग्जैक्टली आ गया था, शायद 7वां भी चला गया। मतलब 24 सीट है ना, 22 लोग PTI में हैं। ये चीजें होती हैं कि अब जमहूरियत को पहले दिन से नाकाम कर रहे हैं, अब नहीं चलने दे रहे। ये अब उसमें बलूचिस्तान में यही कुछ हुआ था, मेरा ख्याल 65 की उनकी पार्लियामेंट थी, पता ये चला था 64 लोग जो है वो वजीर बने हुए थे या ओहदे लिए हुए थे उन्होंने, आपको याद होगा सर कि पिछले सारी सिर्फ एक यार मोहम्मद रेन साहब थे, और वो दुश्मनियों की वजह से 2-2.5 साल असेंबली नहीं आए, नहीं है, तो उनके रसानी साहब से दुश्मनी थी ना, जो चीफ मिनिस्टर थे। वही कल्चर आपने अब वहां इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वहां पे इसमें गिलगित में। अगर आपके, मुझे समझाएं, अगर 24 में से 22 लोग हुक्मरान पार्टी के हैं, और जिनमें से आपने मिला है ना, चलो एक होते लैंडस्लाइड विक्ट्री ले जाते हैं, आप खुद जीत जाते हैं, आपकी PTI को सीटें मिल जाती हैं, तो मुझे समझ में आता है कि जनाब लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। जब आप उसमें से बैठ के 7 लोग शामिल करते हैं, 10 आपकी सीटें, 17 ये और 5 पता नहीं इधर उधर से वो भी मिला के आपने 22 सीटें, मुझे कोई बता रहा था 23 हो गई, 23 हो गए। इसके बाद ये जमहूरियत है, आप इसको जमहूरियत कहेंगे कि जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन ही नहीं है, इनसे बेहतर, गिलगित के लोगों से बेहतर तो वो थी आपको 85 की असेंबली थी, जनरल जिया वाली असेंबली सर, उसमें 15, 20, 30, 40 लोग जो हैं अपोजिशन के तौर पर इकट्ठे थे, हो गए थे। सबसे अच्छी थी। अब तो पीछे अगर मुड़ के देखे आदमी, तो 30-35 साल में सबसे अच्छी असेंबली जो है 85 की थी। तो गिलगित के लोगों की इतलाह के लिए मेरे लिए अर्ज है, अपने साथ उन्हें दुश्मनी कर रहे हैं। ये अगर आपने बैठ के कुछ 3-4 भी आप में बाज अमीर लोग ने बनने थे, हुकूमत बननी थी, PTI की बननी थी, क्योंकि इस्लामाबाद से फंड लेने हैं, पैसे लेने हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो हम ट्विस्टिंग करेंगे, आपको चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे कौन से जमहूरी इदारे, हमारे कौन से जमहूरी रवैये। हजूर, आप लोगों ने अपनी दुश्मनी की है। आप में से 5 लोग भी बाज अमीर नहीं थे जो कहते भाई साहब हमें इंडिपेंडेंट, उन्होंने लोगों ने वोट दिए, देते तो PTI को दे देते, हमें लोगों ने कहा कि हमने अपोजिशन करनी। हम 7 लोग हैं, आप बाकी हुकूमत तो बन ही जानी, 7 लोगों के बगैर भी तो बन सकती थी। आपको 11-12 आपको वोट चाहिए ना। आपका ये आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म तो आपको होना चाहिए ना। ठहरे, आपने यहाँ 35 साल जो आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, इस तरह के संपर्क नहीं ठहरे सर। आपका ख्याल है पॉलिटिक्स वाले ने वो आपका मेरा मजाक उड़ाते हैं, पुराने जो उनका मसला है, ये उनका मसला है, आपका मेरा मसला नहीं है। हमें तो इस पे कंसर्न रखनी चाहिए। आप मुझे समझे, आपने 30-35 साल रिपोर्टिंग की, क्या ऐसी हुकूमत को चल सकती है, ये कुछ जमहूरियत चल सकती है जिसमें 24 में से 22 जो है ना, या 23 आपकी हुक्मरान जमात बैठी हो, एक आपका पोजीशन मेंबर हो, ये चल सकती है आपकी पार्लियामेंट, आपकी असेंबली चल सकती है। ये बात उस आइडियलिज्म से हट के प्रैग्मेटिज्म, अगर प्रैग्मेटिज्म पे भी जाएं तो उस पे भी ये पूरी नहीं उतरती सर। ये इट्स ए शेम। मैं ये कहूंगा, जिन लोगों ने बैठ के सारा ये स्ट्रक्चर बनाया है कि टोटल की टोटल असेंबली एक ही पार्टी को ज्यादा दे दें, आपने GB के साथ ज्यादती की है। GB के साथ उन लोगों ने सबसे बड़ी ज्यादती की। GB ने बड़ा खूबसूरत फैसला दिया, उन्होंने कहा हुकूमत आप हैं, ठीक है, हुकूमत PTI बनाए, लेकिन उन्होंने 7 लोगों को आजाद वोट दिया ताकि ये प्रेशर रखेंगे तो काम होगा। आपकी हुकूमत भी असेंबली को कल को करप्शन केसेस हैं, इन पे कल को फंड्स की, आपके एम्बेजरमेंट के प्रॉब्लम है, इनको वैसे कोई इश्यू है तो कोई बोलने वाला ही बंदा नहीं है। सो ये GB के लोगों ने, स्पेशली मैं कहूंगा 7 इंडिपेंडेंट, आपको GB के लोगों ने बड़ी समझदारी दिखाई।
उन्होंने अलहदा कर दिया कि जनाब के बाकी आप 15 लोगों की हुकूमत बना लें या 17 लोगों से, ये 7 लोग हमारा पोजीशन का रोल अदा करेंगे, जमहूरियत भी चलेगी और हमारा पैसा भी सेफ होगा, हमारी डेवलपमेंट भी महफूज होगी। उन तमाम ने मिल के और हुकूमत ने सपोर्ट दे के इन्होंने वीक किया है, जीबी को भी वीक किया है, इन्होंने वहां की हुकूमत को वीक किया है, और मैं समझता हूं इन्होंने आके पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को भी किया है। ये प्रैग्मेटिज्म नहीं है सर, ये प्रैग्मेटिज्म बिल्कुल एग्जैक्ट यही है जो आप और मैं कह रहे हैं कि दाने बच्चे आपको रहने देने चाहिए था, जैसे जनजात दौर में बच गए थे। ये तो जनजात दौर से भी ज्यादा एक डिक्टेटरशिप ये जीबी में आने वाली, देख लीजिएगा सर आप। तो इसलिए आप ये ना कहें कि आप और मैं आइडियलिस्ट हैं, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक की मेहरबानियां। तो देखिए, एक्सपोर्टर्स के लिए असूल बनाने के लिए उन्हीं से उन्होंने तजवीज़ मांगी है। एक तरफ पाकिस्तान पर फेटफ का दबाव है, क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, स्टेट बैंक की मेहरबानियां पे मेहरबानियां होती जा रही हैं एक्सपोर्टर्स पर, उन्हीं के लिए असूल बनाने के लिए उन्हीं से तजावीज़ मांगी जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात नहीं बन सकती इससे? जी, स्टेट बैंक के ऊपर काफी चीजों पे फोकस आजकल आया हुआ है कि ये रजा बाकिर साहब को जब लाया गया था, बहुत ज्यादा दावे किए गए थे कि जनाब जिस तरह वो हमारे शब्बर्दी गब्बर थे बेचारे, उनको लाया गया था, वो बिल्कुल और अच्छे काम भी उन्होंने किए। मगर आखिर में वो कल परसों हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अम्मी ने मना कर दिया और बच्चों ने मना कर दिया, तो वो मेंटल प्रेशर था, काम अच्छा करके गए। तो इनका भी बहुत ज्यादा दावे किए गए थे। इन पे एक पहले ही सवाल आ रहा है कि ये आजकल डिस्काउंट रेट पे बढ़ा है कि 7% इन्होंने जो है उस पर रखा हुआ है, और पहले जब इन्होंने 10-12 पे किया हुआ था तो उस वक्त ये बहाना करते, इन्होंने जस्टिफिकेशन ये दी थी कि जी 13% 14% जो है महंगाई है, तो महंगाई को देख के ये वाला डिस्काउंट रेट किया जाता है। लोग कह रहे हैं कि अब महंगाई नहीं है, अभी भी जो है 12-13% महंगाई है, तो ये आपने डिस्काउंट रेट जो है इतना उस पर 7% किया हुआ है। दूसरा, ये एक बड़ी ये समझ नहीं आ रही पूरे बिजनेस सर्कल्स में कि इसके पीछे किसका मफाद है और क्यों किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ने ये अक्टूबर में बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड होता है, उनको ये एक तजवीज़ फ्लोट की है कि जनाब ये हम सोच रहे हैं करने का, आप भी अपना ओपिनियन दे दें कि ये एक्सपोर्टर्स करेंसी फंड होता है, इसमें 10% तक जो है ना इजाज़त होती है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, ये एक्सपोर्टर्स होते हैं, कि 10% जो अपनी फॉरेन करेंसी है ना वो बाहर रख सकते हैं। तो स्टेट बैंक ने अब तजवीज़ दिया है कि हम इसको 35% करने का सोच रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? अब ये 10% किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको अपने प्रमोशन के लिए, फिर मार्केटिंग के लिए, और फिर ये तजारती मेले और कंसल्टेंट की फीस बला बला, होटल के खर्चों के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो वो आप उनको थोड़ा सा 10% का अलाउंस दे देते हैं कि आपका जो पैसा है इतना 10% रख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 10% भी काफ़ी होता है, बल्कि 5% में ही काम कर जाता है। याद रहे कि पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम रहती है, रिजर्व्स की भी प्रॉब्लम रहती है, और करंट अकाउंट की भी रहती है, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये जो 10% से 35% करने जा रहे हैं, ये एक रास्ता देने वाली बात है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कि जनाब आप अपना 35% पैसा जो है ना फॉरेन करेंसी जो है ना वो बाहर रख सकते हैं, और इसके पीछे पता नहीं गेम क्या है। पूरे बिजनेस सर्कल्स में जो है ना हमारे से लोग पूछ रहे हैं कि जनाब इसके पीछे किसका मफाद है और ये कौन तजवीज़ कर रहा है। अभी फैसला नहीं हुआ, मगर ये तजवीज़ मांगने। अच्छा, आपके पास खबर है तो मुझे जरा अगर तफसील से दें। आमिर साहब ने थोड़ी सी बताई है, उन्होंने सर तजवीज़ें नहीं मांगी। ये लेटर अगर पढ़ें आप, इसमें उन्होंने कहा है कि हमने आपको ये 10% पहले था, लोगों को समझा दें थोड़ा सा कि होता है ये जो एक्सपोर्टर हमारे बाहर भेजते हैं ना वहाँ पे, तो इनको अलाउ किया हुआ था लीगली तौर पर कि जितनी मतलब आपने $100 अगर वहाँ पे आपका बिल बना है तो $10 आप लोकल बैंक में या लोकल आप वहाँ रख सकते हैं कि आपने कोई अपने कोई क्लियरेंस एजेंट है, कोई आपने एडवर्टाइजमेंट की है, कोई मुख्तलिफ लोग हैं जहाँ पे पेमेंट्स करनी है, होटलिंग का खर्चे वगैरह आपको समझ में आती है, 10% आप वहाँ पे बाहर रख सकते हैं। अब ये लेटर ये कह रहा है कि हमने उसको 10% को 35% कर दिया है। इट हैज बीन डन इन अक्टूबर ऑलरेडी, ये हो चुका है। ये अब उन्होंने क्या मांगा है इनसे, वो ये कहते हैं बड़ी मेहरबानी। तो मेरा ख्याल था कि तजवीज़ अभी वो कह रहे हैं, लिखा हुआ सोच रहे हैं सर, वो लिखा हुआ एसबी है, इसमें लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज अलाउड
उसमें लिखा हुआ है अब रिटेंशन अप टू Already 35%। ऑलरेडी अक्टूबर में वो कर चुके हैं। अब वो क्या मांगा है कि उनको कुछ एक्सपोर्टर ये कह रहे हैं कि आप इसका जो दायरा है ना कि कहां कहां पे हम खर्च कर सकते हैं 35% से, उस जरा दायरे को जरा वसी किया जाए, ये उसके लिए तजावीज मांगी गई हैं, नॉट कि आपके हम इसको 35% करने जा रहे हैं, वो कर चुके हैं। एक चीज अब मैं आता हूं इस पे, इससे बड़ा स्कैंडल मेरा ख्याल है कोई नहीं हो सकता सर। मैं उसकी आपको 2-4 सबूत देता हूं। यहां पे जब पनामा का स्कैंडल आया था इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें एक रिपोर्ट सबमिट की थी एफबीआर ने। इनसे पूछा गया था कि आप लोगों ने जिनके नाम है पनामा कंपनीज के, आपने इनको नोटिस जारी किए हैं? बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी थे जिनकी पनामा में कंपनियां बनी हुई थी, उसमें स्कैंडल में आई। तो एफबीआर की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, कल आज तो नहीं है, मेरे ख्याल मंडे वाले दिन मुझे जरा याद दिलाइएगा, मैं निकाल के ले आऊंगा। उसमें एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया, उन्होंने कहा जनाब हमने जब इनको नोटिस हमने जारी किया, एक्सपोर्टर्स को जारी किया कि आपकी कंपनीज हैं जो डिक्लेयर नहीं है पाकिस्तान में, और ये सारे का सारा पैसा है या आपने वहां चीजें ली, ये कैसा है, ये पैसा कहां से आया है आपके पास? उन्होंने जवाब में पता क्या कहा है? उन्होंने कहा जनाब हमें जो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट ये रिटेंशन का हमको फैसिलिटी दी हुई है, हम ये 10% जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं से प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसला खड़ा हो गया। एफबीआर ने भी कहा ओ भाई साहब ये 10% तो हम आपको देते होते हैं कि लोकल एक्सपेंडिचर है, कोई आपको लोकल एजेंट है, लोकल कोई दफ्तर है, उसकी पेमेंट करनी है, आपको हमने इसलिए पैसे तो नहीं दिए थे रिटेन करने के लिए, वहां पे आप उससे प्रॉपर्टीज खरीदने शुरू हो जाएं। इट वाज द बिगेस्ट स्कैंडल के पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो है यहां से डॉलर जो है वो बहर रख के वहां से प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। अच्छा, इस पर लोग कहेंगे आपको एतराजात क्या है? 2 एतराजात हैं। हमसे ये सबसे ज्यादा गैस इनको सब्सिडाइज मिलती है सर, इनको जीएसटी के इनको टैक्स रिटर्न जो है उसमें सारी आपको वो माफ होते हैं, जीएसटी इनको माफ रहता है, कंसेशंस मिलती हैं, डॉलर का रेट जो है 110 रुपए से हम इन्हीं के लिए 160 पे लाए हैं, 170 दिया गया है, जीरो एक्सपोर्ट फलाना फलाना, इसलिए दिया गया है कि आप लोग जो है एक्सपोर्ट बढ़ाएं और एक्सपोर्ट का पैसा डॉलर पाकिस्तान में है, हमारे जहां रिजर्व भी बढ़े, हमें बैरून मुल्क से लोन ना लेने पड़े, हमें कर्जे ना लेने पड़े। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने हमसे सारे काम करवा लिए, ये उस डॉलर को 160 पे भी ले आए। इसके बाद आपकी 2-3% अगर एक्सपोर्ट बढ़ भी गई, वो पैसा जो है अब हमें ये बताया जा रहा है, वैसे दाद दें हफीज शेख साहब को और दाद दें उसको बाकर रजा साहब को, रजा बाकर ना साहब नाम है, कि हाउ कुड यू अलाउ दैट कि आप यहां से 35% $100 में से आप उनको $35 जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर रख लें, ये तो लीगलाइज्ड, ये करप्शन कर रहे हैं आप, ये लीगलाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग है। इट्स ए बिग स्कैंडल। इमरान खान साहब की हुकूमत का, एक तरफ इमरान खान साहब दुनिया जहां में जाकर टक्का डॉलर आप मांग रहे हैं। अभी आपने एक मेरे रोशन पाकिस्तान स्कीम शुरू की है, उसमें अगर आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पैसे रखे हैं डॉलर्स में, आप उनको 7% दे रहे हैं। दूसरी तरफ मसलन पाकिस्तान की, अब इसको इस तरह देखते हैं, आपकी $23 बिलियन है ना, $23 बिलियन में से आप जरा इसको आप उसमें 35% वो बाहर रख सकते हैं। ये कितने $बिलियन हैं जो आप पाकिस्तानी वहां पे बाहर रखना चाहते हैं? ये हमें समझाया जाए कि स्टेट बैंक इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, वन थर्ड आमिर साहब, मतलब $1 अरब पे अगर आप देखें $350 मिलियन, इट्स ए मेगा मैसिव अमाउंट। हमें समझाया जाए कि $350 मिलियन पाकिस्तान का 8 बिलियन वो बाहर रख सकते हैं। $8 बिलियन जो टोटल आपका रिजर्व इस वक्त आपके $8 बिलियन या $12 अरब के करीब आ चुके हैं। ये चोरी है, ये आपकी आप सबसे बड़ा डाका मार रहे हैं, हमारे हकूक पे मार रहे हैं। आपने कैसे उनको एक्सपोर्टर को अलाउ कर दिया कि 35% जो है ना आप रिटेन कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं और आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा। इट्स द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम। एक तरफ एफटीएफ की आप कहते हैं, हमारे मेरा ख्याल एफटीएफ को बीट करने के लिए इन्होंने रास्ता निकाला है, और यकीनी तौर पर स्टेट बैंक के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं सर, ये इनके साथ मिले हैं, मिलने के बाद किया गया, अगर ये सारी वहां प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, ये मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके आऊंगा एफबीआर की, उन्होंने कहा पहले ही जो आपने इनको अलाउ किया है 10%, वो पाकिस्तान में लाने की बजाय वो बैठ के उनसे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। हमें उसका क्या फायदा है डॉलर का? हाँ, वो ले आए, अगर उन्होंने खरीदनी है, हमें कोई एतराज नहीं, खरीदनी है डिक्लेयर करें यहाँ पे पहले, उसके बाद जो टैक्स वगैरह जो भी बनते हैं लोकल इनकम पे वो पे करें, फिर थ्रू मनी आपके जो भी आपके लॉज है उसके तहत बाद आप उस पर प्रॉपर्टी खरीदें। ये तो सबसे बड़ी चोरी है, और मुझे समझ नहीं आ रही स्टेट बैंक ने कैसे अलाउ कर के 35% पे। और हफीज शेख साहब को पता है क्या वो इसमें शामिल है? क्या इमरान खान साहब की कैबिनेट को पता है इस बात का इतना बड़ा फैसला किया गया है कि 35% तक आप रिटेन कर सकते हैं? हजूर आपकी तो इकानमी बैठ जाएगी, सारे का सारा पैसा जो है ये तो सारा बाहर रखा जाएगा। तो आप यहाँ पे कौन सा सौदा बेच रहे हैं? ये कौन सी हमने दुकान खोली हुई है? फिर किस चीज की एक्सपोर्ट? फिर डॉलर आपने क्यों वहां से उठा के 110 से 170 रुपए तक लेगा? हम सारे लोग मारे गए। मैं रोशन पाकिस्तान में भी इसमें ऐड कर दूंगा, आपने रोशन पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। आज एक नया कट्टा खुल गया है कि जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट किया है कि जनाब ये जो बाहर लोग फिक्रमंद हो रहे हैं कि जी हमारे जाने बंद हो गए हैं, वो तो एक्चुअली 10% बढ़ गए हैं, हम सारे पीट के मर गए हैं। इवन फॉरेन ऑफिस भी कह रहे हैं जनाब कि यूएई ने जो फैसला किया है हमें इसकी तफसीलात नहीं दी गई कि ये क्यों किया जा रहा है।
और गवर्नमेंट इस पे जो है परेशान है, हम लोग परेशान हैं, बड़ी एक दुनिया परेशान है। मगर वो कह रहे हैं कि जो इंचार्ज हैं ओवरसीज के जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, किसने कहा है मीडिया की ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि वो बन गया, एक्चुअली तो बढ़ गया आगे से 10% का फिगर उन्होंने दिया। अच्छा, आखिरी मैं इस पे बात कर लूं, लास्ट जो इस पे करने वाली है कि इसका कैबिनेट में से किसी को नहीं पता। ये आज तक कैबिनेट, इमरान खान साहब कहते थे सबसे बड़ा जुर्म जो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइम किया गया था 92 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो नवाज शरीफ साहब लाए थे, जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, और शरीफ खानदान ने उस एक्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया था, लोगों ने इस्तेमाल किया कि यहाँ पे डॉलर जमा करवाएं और बाहर निकाल लें जाके। ये उससे बड़ा स्कैंडल है सर, अगर मुझसे पूछें। ये 35% अलाउ करना कि 10 अरब आपका डॉलर अगर है तो 3.5 अरब डॉलर आप पाकिस्तान से बाहर रख सकते हैं और आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो प्रॉपर्टीज लें, वो बैंकों में रखें, और ये लीगलाइज है, वहां का बैंक भी आप एतराज नहीं करेगा, वो भी नहीं पूछेगा, कहेंगे जी हमें तो हुकूमत पाकिस्तान ने अलाउड किया हुआ है। हजूर, ये आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद दूसरा बड़ा स्कैंडल है कि आप 35% आप अलाउड कर रहे हैं कि अगर आप $1 बिलियन की। मुझे एक साहब ने ये दरमियान में मैसेज किया है कि ये जो है आप जो है ना बाहर नहीं रख सकते, मगर ये है कि फॉरेन करेंसी जो अकाउंट पाकिस्तान में है ना उसके अंदर एजेंट की कमीशन और दूसरे एक्सपेंसेस के लिए जो है ना 35% रख सकते हैं। सब वही बात होगी ना, वही बात है, बिल्कुल। वो पैसा तो बाहर ही जाना है ना, यहाँ पे अगर आपको खुला हुआ है तो बाहर भी वो उसको जो पैसा यूज कर सकते हैं ना। 30% कौन सा, मुझे समझे 35%, 1 अरब डॉलर में से आप उनको 35% अलाउ कर रहे हैं कि आप वहां पे, और उसकी जो उन्होंने उसमें चीजें डाली हैं, जो चीजें बताई गई हैं, दे आर वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी उसको सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इसमें डाला है। इट्स ए मैसिव। अच्छा, अब इसको और तरीके से देख लें, अगर 10% वो पहले बाहर रख रहे हैं, 30% का इनको यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है, तो 45% अलाउड कर रहे हैं, तो बचता क्या है? वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या और उसके बाद नचोड़ेगी क्या? हजूर, हमें इस पर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें इस पे कोई कैबिनेट की तरफ से, हफीज शेख साहब की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, कि आपने 35% जो अपना आपके एक्सपोर्ट की अर्निंग्स है फॉरेन, उसमें उसका खर्चा वगैरह कैसे कर रहे हैं और किस तरह के आप उसको ब्रेक डाउन करें? बहरहाल इट्स ए ये बहुत बड़ा सवाल है और इससे ब्लैक लिस्ट में रहने का भी खदशा हो सकता है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 35 साल बाद कावन हाथी को पाकिस्तान से कंबोडिया रवाना किया जा रहा है और इस पर स्पेशली मारूफ अमरीकी गुलकारा शर भी पाकिस्तान पहुंच रही है आज रात। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम कावन की स्टोरी पर ही बात करेंगे। पहले क्लास सब कोई क्लैरिफिकेशन मैं ऐड करूं, इसको फर्दर इसको ऐड करूं। ये जो भी हमने स्टोरी की है, लोगों के कानों से धुआं निकल रहा है, हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब उनको ये पहले जो था, जैसे मैंने कहा 10% बहर ये रख सकते थे, पैसे रखे हुए जिस पे इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। अब 10% को 35% तक ले गए। उसमें इन्होंने ऐड क्या कर दिया, थोड़ा सा कैमोफ्लेज करने के लिए, कान को इधर से पकड़ने के लिए, कि ये 35% आप पाकिस्तानी जो आपकी होगी ना लोकल करंट, यहाँ पे पाकिस्तानी आपका होगा, यहाँ पे आपका डॉलर अकाउंट, उसमें 35% आपको इजाजत होगी कि आप बैरून मुल्क उन्हीं में से अखराजात कर सकें। मतलब बहर आपने जो भी खर्चे वगैरह दिखा रहे हैं ना, वो वहीं पे आप अपने उससे फॉरेन करेंसी अकाउंट से 30%, आपको 35% आप बहर एक्सपेंडिचर उसका कर सकते हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि यहाँ पे जैली किस्म की आपकी इन्वेस्टेस बनेगी, 2 नंबर ये बिल्स बनवाएंगे, फेक एक्सपेंसेस की ना इन्वॉइसेस होंगी फेक की, और इसमें एफबीआर भी शामिल होगा, इसमें स्टेट बैंक भी शामिल होगा, हर कोई अपना हिस्सा लेगा। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है टैक्स का जब इनको होता है, बाहर का आप जैसे चेक कर सकते हैं, अगर बाहर का हो जी होटल का बिल आ गया, फलानी चीज आ गई है, तो यहाँ पे तो हम चेक नहीं कर सकेंगे उसमें। आप मुझे बताएं कि आप उसमें $23 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है, उसमें से आप 35% जो है आप वो सारे का सारा जैली बिल जाना शुरू होंगे। आप ये बाहर प्रॉपर्टियां खरीदें, ये होटलों के बिल दिखाएं, ये टैक्सियों के दिखाएं, इश्तिहारात दिखाएं, जैली किस्म के खुद बैठ के बुकलेट छाप के आपको दिखाएं जी मेरा इस पे $500,000 मुझे लग गया है। इस पे हमें जेन्युइन किस्म के, मैं आपको कह रहा हूं, जेन्युइन किस्म के एक्सपोर्टर जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वी आर इम्प्रेस्ड। उन्होंने हमारे नोटिस में लाया कि ये गलत स्कीम है, हालांकि वो उसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। सारे मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो है ना, आप एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे, और उसमें आसान तरीका है कि उसके बाद इस तरीके से जो है ना आप सब्सिडीज लें एक्सपोर्ट के नाम पे, बिजली भी सस्ती लें, गैस भी सस्ती लें, टैक्सेस में भी रियायत लें, और सारा कुछ लें, और उसके बाद जो है ना 35% जो है ना इसके जरिए बाहर में, इसके जरिए सिंपली उन्होंने करना क्या, उन्होंने बिल दिखाने। जैसे यहाँ पे पेट्रोल चोरी के बिल नहीं आते कि आपको 200-250 की आपको मिली हुई है, यहाँ लिमिट मिली हुई है, तो पता है चला पेट्रोल पंप से जाके जैली हम बिल बनवा के पेश कर देते दफ्तरों के, मेरा पेट्रोल का बिल 200 बनता है लीटर, इसका जरा बिल दें। ये प्रमोट की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रमोट की जा रही है, 2 नंबरी प्रमोट की जा रही है, फेक यहाँ पे आपकी इन्वेस्टेस, आपकी सारी पे आपकी रसीदें, आप ये बैरून मुल्क जो चाहे हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं 35%। आई एम शॉक्ड
कि आपने अलाउ कर दिया कि पाकिस्तान में जो आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट है और 10% पहले भी रिटेन कर रहे हैं, ये ऑलरेडी उसमें था, टोटल 10 को 35 तक ले रहे हैं। लेकिन सल्यूट है हमें उन कुछ चंद एक्सपोर्टर्स को जिन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी है, ये ज्यादती है। जब हमें $1 की जरूरत है, वो कहते हैं 10% ही काफी है, हमें ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, में भी काम कहते हैं 5% में 5% चलता है, 35 कैसे कर सकते हैं। आई होप कि इमरान खान साहब इसका नोटिस लेंगे, कैबिनेट के मिनिस्टर्स लेंगे, और हफीज शेख साहब, वैसे तो इस वारदात में उनको पूरा पता होगा, हो ही नहीं सकता ये वारदात सारे के सारे उनको ना पता हो, उन्हें भी नहीं पता, तो मेरा ख्याल है इनको बाकिर साहब को इनको बकायदा एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। असद उमर साहब वो कमेटी हेड करते थे फाइनेंस की, उनको सबसे ज्यादा इसका नोटिस लेना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि तो आप लोगों ने ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिशियल और लीगलाइज्ड चैनल कैसे खोले हैं और किसकी इजाजत से खोले हैं। ठीक है आमिर साहब, 35 साल फाइनली कावन पाकिस्तान से लुक आफ्टर के लिए कंबोडिया जा रहा है। जी अभी शुक्र है कि कावन एक स्टोरी बन गया है। हम पिछले 1-2 साल से रहू मैं हमारी टीम एक्चुअली, खास तौर पे हमारे प्रोड्यूसर राना अशरफ साहब, उनको तो कावन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो गई है। वो जाके चिड़िया घर में जाके बैठ के कावन के सामने बैठ के रोते रहते थे, और इनकी काविशों की वजह से आज रात को 2 बजे जो है इंटरनेशनल आइकॉन है, शहर जो है वो मेरा दुनिया में उनसे बड़ा मैडोना के लेवल की, और उसकी उम्र की जो है ना, ये 30-40 साल से रूल कर रही हैं म्यूजिक की उसकी दुनिया को, तो वो आज रात को आ रही हैं और कल शायद इमरान खान को मिलेंगी। उन्होंने बहुत एफर्ट किया, हमारे यहाँ किसी को तरस नहीं कावन पे आया, किसी का दिल नहीं पसीजा, और उनको वहाँ पे रोना भी आया। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी की, वो पहले भी आना चाह रही थी, डोनेशन भी दी और काफ़ी सारा इस पर खर्चा भी किया कि अब कैम्बोडिया जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी है कि एक टीम उनकी आई भी थी कल, वो हमारा भी इंटरव्यू कर रही थी कि जनाब आज हमने भी उनका किया। हमें रऊफ को और मुझे हमें बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही थी कि पाकिस्तान में जो है हम एक हाथी का ख्याल नहीं कर सकते, और हमारा इमेज जो है, ठीक है वो अच्छी बात है कि वो जा रहा है, मगर ये हमारे पे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि हमें जानवरों से कोई मोहब्बत तो दूर की बात है, एक बुनियादी एक इंसानी उनको हम सिंपैथीज नहीं रख सकते हैं। तो वो जब हमसे पूछ रहे थे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही है क्या कहें उनको कि कैसा महसूस कर रहे हैं। खुशी है कि चलो जी कावन जा रहा है, पर कितनी शर्मिंदगी की बात थी और बेइज्जती की बात है कि हम पूरी दुनिया में एक छोटे हाथी का बेचारे का ख्याल नहीं रखता, चेन्स में उसको बांध के रखा हुआ है, और अब ये दुनिया पूरी देख रही है कि शहर आ रही है। अच्छी बात है, मगर इमरान खान साहब जो है, बाकी चिड़ियाघरों में भी अक्सर ये तस्वीरें आती हैं कि रीछ के साथ बुरा सलूक हो रहा है, शेर के साथ बुरा सलूक हो रहा है। यार ये सेंचुरीज बनाए ना, अगर बना दी है तो खुदा के लिए ये बेजुबानों के साथ ये बुरा सलूक ना करें। आज हमने भी उनसे पूछा है कि वो कैसा फ्री द वाइल्ड के CEO आज पाकिस्तान में मौजूद थे, मिस्टर मार्क, हमने उनसे इंटरव्यू लिए, जरा ये सुनिएगा। एक मासूमाना सी आमिर साहब की भी फरमाइश है, वो भी जरा। मैं कह रहा हूँ कि काफी सारे लोग सारे जानते हैं शहर को, मगर जो नहीं जानते उनको बता दें, जरा कहता कोई गाना ही शहर का सुनवा दें। कल ये यहाँ पे आ रही हैं, ये बहुत बड़ा ओकेजन है, इस तरह के इस लेवल की कोई भी मेरा ख्याल है आइकॉन पाकिस्तान में पहले नहीं आया। ये माइकल जैक्सन और जो है ना माइकल जैक्सन और मैडोना के लेवल की जो है ना फनकार है। इसी के साथ नाज़रीन इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।